एक घंटे के अंदर ही आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। वैल्यू इट मीन्स आपका सारा कुछ, इंपॉर्टेंस आपकी बदल गई। वैल्यू का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है। इट मीन्स व्हाट आर ह्यूमन वैल्यूज, व्हाट आर द लेसन्स, जो चीजों की बात करें तो वैल्यू कैन बी डिफाइंड, समझना ध्यान से, कैन बी डिफाइंड एज दोज थिंग्स that are valued by someone. Valued by someone, ये हम इसे दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं। इट मीन्स इम्पोर्टेंस। जैसे वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर व्हाट इज कंसिडर्ड इम्पोर्टेंट बाय इंडिविजुअल, बाय एनी ग्रुप। तो अगर हम किसी उसमें कंसीडर किया जाए, क्या कंसीडर करना है आपको? इम्पोर्टेंस। कंसीडर इम्पोर्टेंस किसके द्वारा? बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी ऐसी चीज है जहां से आपकी इंपॉर्टेंस मिल रही हो। आप देखो, आप आईएएस बन गए, आपका रिजल्ट आया एंड आपने क्या हुआ? आप एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ब्यूरोक्रेट बन गए। अब आपकी वैल्यू इतनी बढ़ गई जहां पर आपके पेरेंट्स अभी 2 घंटे पहले तक आपसे बोलते थे जाके उठा के लाओ, है ना, प्लीज गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गो टू मार्केट एंड परचेज सम थिंग्स, एंड जो भी चीज़ें हैं वो खरीद के लेके आओ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर देते थे, लेकिन जैसे रिजल्ट आया आपसे कोई ऑर्डर अब कही नहीं रहा, आपकी बातों को मान रहा है। आपका फ़ोन आप नहीं रिसीव कर पा रहे, दूसरे का रिसीव कर भी नहीं रहे, बिकॉज अभी तक इम्पोर्टेंस थी कोचिंग, अभी तक क्लासेस इम्पोर्टेंट थी, अभी तक सर इम्पोर्टेंट थे। लेकिन इस समय कोई इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं बचा, आप इम्पोर्टेंट हो गए हो सबके लिए। रीजन, वहां पर आपकी वैल्यू बढ़ गई, आपको मालूम चल गया कि अब मेरी वैल्यू कुछ अलग होने वाली है। दैट इज बिकॉज एवरीबडी, यानी आप योर इम्पोर्टेंस is considered by individual or organization या someone is considering, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको कंसिडर कर रहा है, सभी जगह आपकी बातें हो रही, पूरा डिस्ट्रिक्ट में बातें हो रही कि यार उनका लड़का निकल गया, क्यों? बिकॉज ऑफ यू क्वालिफाइड, आपकी इंपॉर्टेंस रीच बढ़ गई, क्योंकि आपने वहां पर एक रिवॉर्ड, जो आपने पढ़ाई की उसका आपको मिल गया। जैसे आप यूपीएससी जब सेलेक्ट हो जाओगे, अब वहां पर इथिकल काम कर रहे होंगे, आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू सी? यू विल सी कि आपको ऐसा नहीं कि कुछ अलग से पैसे दिए जाएंगे, बट रिवॉर्ड किस टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप। आपका प्रमोशन हो गया, दैट इज ऑल्सो रिवॉर्ड। आपको किसी जगह सम्मानित किया गया, दैट इज ऑल्सो रिवॉर्ड। तो दैट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स यू विल गेट इन द सर्विस। सो ये एक इंपॉर्टेंस, इट मीन्स रिवॉर्ड्स क्यों मिल रहे हैं आपको, मेडल क्यों मिल रहा है आपको, प्रमोशन क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ यू डिड right things, so that's why your value is increased, and you are getting rewards as a form of promotion, as a form of medal, as a that kind of things। ये सारी चीजें इसमें आती हैं, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर रख सकते हैं। समझ आया? इसमें हम बहुत सारी चीजें, वैल्यू केवल एक चीज की इंपॉर्टेंस नहीं, इंपॉर्टेंस आपकी मैं एक चीज से नहीं बता, और भी चीजें बता रहा हूं। जैसे आपकी करेज, ये भी एक वैल्यू है आपकी, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो, आप कहते हैं, बहुत सारी बार होता है कि सर मेरे पास घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टडिंग प्रॉपर। फिर कहते हैं कि सर मुझे ये चीज़ नहीं मिल पा रही टाइम पर, मैं ये नहीं हो पा रहा, मुझे प्रॉपर पैसे नहीं मिल पा रहे, बहुत सारी ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। बट अगर फिर भी आप हिम्मत करके पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि नहीं, करूंगा या मरूंगा, डू आर डाई सिचुएशन है, एंड यू नो, एंड यू ऑलरेडी सेट योर गोल, आपने अगर गोल सेट किया है तो आपको कहना है कि नहीं, मैं आईएएस बनूंगा एनी हाउ, आई विल बी एन आईएएस ऑफिसर। तो इट मीन्स आपके अंदर हिम्मत है उस चीज को,
सही कहने की हिम्मत है। सपोज करो आपके पास, आप जब जॉब में हैं और उस समय आपको कोई धमकी दे रहा है, कोई बाहुबली टाइप का पर्सन आया एंड ही सेड कि नहीं भाई आपको ये चीज करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे, आप बिना उसके नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज को लेकर क्या होगा आपके साथ? आप धमकी से नहीं डरेंगे, काम करेंगे, हिम्मत, वो भी एक वैल्यू है कि यार ये डरता ही नहीं, पर्सन किसी से नहीं डरता है, कुछ भी बात हो जाए, ये भी एक वैल्यू है आपकी। हम अभी भी कहते हैं ना कि यार वो पर्सन तो डरता ही नहीं किसी से, बात ही, जैसे आजकल देख रहे हो लॉरेंस, वो इसलिए वैल्यू है उसकी क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा क्रिएट किया उसने, एक प्रोपोगंडा ऐसा तैयार हुआ है, लाइक ही इज विलन, और वो किसी से नहीं डर रहा। डरते तो सभी होंगे लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे डर ही नहीं रहा। उसकी करेज की वजह से लोग उसकी वैल्यू करने लगे और उसके पास जाने लगे। जानते हैं सभी कि ही इज अ क्रिमिनल, बट फिर भी उसकी वैल्यू बढ़ा रहे, उसके नाम पे और भी लोगों की वैल्यू बढ़ रही। ऐसी चीजें आ रही थी। दूसरी चीज ऑनेस्टी। आपके पास ऑफर आ रहा है, आपके पास ब्राइब आ रही, ब्राइब ऑफर किसी भी टाइप का चीज हो रहा है, और आपसे कह रहे हैं यू चेंज योर डिसीजन प्लीज, आई विल गिव यू दिस एंड आई हैव ऑफर फॉर यू, लाइक प्रमोशन एंड मनी एंड प्रॉपर्टी, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट आपने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सपोज करो कि आपके ब्रदर हैं और कोई घर में और कोई आसपास कहीं से उससे लड़ाई हुई, बट आप क्या करो, भाई का साथ देने की कोशिश करो, यू नो वेरी वेल ही इज अ गिल्टी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी लानी पड़ेगी। नहीं, आपको एज अ ऑफिसर यू हैव टू डू व्हाट इज योर ड्यूटी, बिकॉज यू आर अ ऑनेस्ट पर्सन, एंड देन you also have to fight for your brother because he is brother. So as a brother personally you can hire the lawyer and you have to fight in the court behalf of your brother. But as a officer आपको क्या करना था, आपने उसको पनिश करवाया। आपकी एक मिसाल बनेगी कि इसने अपने भाई को नहीं छोड़ा गलती पाने पर, तो हमें कैसे छोड़ सकता है। तो आपसे लोग इस चीज को, ये भी एक वैल्यू है, फ्रीडम। इनोवेशन, अब आप एपीजे अब्दुल कलाम को ले लो, मिसाइल मैन के नाम से इनोवेशन ही तो है उनका, मिसाइल मैन के नाम से जाने के। साइंटिस्ट की वैल्यू क्या होता है, नई नई चीजें लेके आ रहा है। आप ऑफिस में है, नई नई चीजें, इसमें भी आप ऐसा नहीं, आईएएस ऑफिसर जब बनता है, आईपीएस बनता है, उसमें इनोवेशन नहीं होता, उनमें भी इनोवेशन होता है। वहां पर भी आपकी वैल्यू चेंज होती है जब आप नई चीजें लाते हैं। उसमें नई चीजें कहां से आएंगी, लाइक एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई और हर साल नहीं आती है, बट वो इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं हो पा रही, पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ठीक से, बट यू हैव इनोवेशन आइडिया एंड यू नो हाउ टू इम्प्लीमेंट इन द फील्ड, इन द ग्राउंड। तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना आता है, आपने उसे इनोवेशन तरीके से किया। लाइक सपोज करो, एक मैं एग्जांपल आपके साथ कि कैसे, सपोज कि एग्रीकल्चर, यू नो, every year government launch thousands of scheme for the farmers, but implement एक भी नहीं हो रही। रीजन, बिकॉज एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयज ये कुछ नहीं जानते, दे डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं एग्रीकल्चर। ओके, नंबर 2, फार्मर्स, फार्मर्स किस चीज से डर रहे हैं, क्रॉप फेलियर। अगर वो ज्यादा करेंगे कुछ ऐसा, क्रॉप फेलियर ना हो जाए।
दूसरा पावर्टी बढ़ेगी। इन सभी चीजों से वो डर रहा है कहीं ऐसा कुछ ना हो जिससे हम इस पोजीशन पे आ जाएं। थर्ड, नो अवेयरनेस। फोर्थ, लेस एजुकेशन। बट फिर भी हम कहते हैं हमारा देश महान, बिकॉज फार्मर्स हमारे यहाँ की जान है, हम ये मान लेते हैं ऐसा। बट ऐसा है क्या? अगर जो एडुकेटेड है वो भी तो नहीं फॉलो कर रहा ना इन चीजों को कि भाई पेस्टिसाइड ना ज्यादा डाले, पेस्टिसाइड नहीं ज्यादा डालनी चाहिए, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनिक हमें फार्मिंग करनी चाहिए, ये तो है। बट फिर भी वो सोचता है कि नहीं यार रिस्क क्यों लेना है। लेकिन इसका सोल्यूशन ये है, अब देखो इनोवेशन कैसे आएगा, आपकी वैल्यूज यहाँ से कैसे बढ़ेगी इनोवेशन से। आपने थोड़ा पढ़ा है, उसको जाना है, समझा है, आपको टेक्निकल चीज़ें मालूम है, आपको ये मालूम है, आप गवर्नमेंट में आप संदेश पहुंचाइए, ये कुछ ऐसा लिखिए कि सर ये इम्प्लीमेंट तब होगा जब हम इसमें कुछ लाइक आपने देखा होगा जो बीटेक होते हैं ना बच्चे, इंजीनियर, बीटेक, डॉक्टर्स, मतलब इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एमबीए किए हुए सारे बच्चे ये क्या करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। तो हम एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को ये अपनी अपनी कंपनीज में जाते हैं, जहाँ इनकी कंपनी जो होती है वहाँ इंटर्नशिप करते हैं, जहाँ इनकी कंपनी जैसे टाटा, टीसीएस कंपनी, विप्रो, है ना, इन्फोसिस, इस टाइप की कंपनीज में जाते हैं। बट एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो ये तो यहाँ के लिए कौन कौन रेडी है इसके एग्रीकल्चर के लिए? कौन? जो आपके एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं, इन्हें कहाँ जाना चाहिए? विलेजेस में जाना चाहिए, वहां पर इनका इंटर्नशिप होना चाहिए। उस इंटर्नशिप में बिकॉज दे स्टडीड, पढ़ लिया, दे हैव स्टडीड हाउ टू चेक द सॉइल, हाउ टू यूज फर्टिलाइजर, हाउ टू रिड्यूस फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। नॉट एकदम से नहीं कर सकते ना सडनली कि वी हैव स्टॉप्ड, स्लोली स्लोली स्टॉप होगा। And how to implement policies, how to get profit from the policies, bima, that kind of lots of policies government launched. So उनका बेनिफिट कैसे लिया जाएगा उस चीज को लेकर यहाँ पर जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इन्हें टीच करेगा, पढ़ाएगा, सिखाएगा, उन्हें बताएगा कि अगर क्रॉप फेल होती है तो आप बीमा पॉलिसी के थ्रू, क्रॉप बीमा पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी, उसके थ्रू आप पैसा उससे ले सकते हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है यहाँ पर। इसके साथ साथ डरने की बात नहीं है। क्रॉप फेलियर क्यों हो रहे हैं, रीजन ये है कि अगर उन्हें नहीं मालूम कि अगर ड्रॉट आ जाता है तो ड्रॉट में वो एक ही फसल उन्हें फिक्स है कि अगर ठंडी आएगी तो गेहूं और ग्रेन, है ना, अनाज कौन कौन सा होना चाहिए, वीट होगा या कब आपका राइस होगा, उन सभी के उसे फिक्स है। लेकिन ये नहीं मालूम कि अगर ड्रॉट आ गया या फिर फ्लड आ गया उस टाइम पर हमें इसे चेंज कर देना चाहिए, जो भी हमारा अनाज है, ग्रेन है, जो क्रॉप है, वी हैव टू चेंज। हु विल टेल? दे आर हियर टू टेल यू, बिकॉज जो एम्प्लॉयज जो थे गवर्नमेंट के, दे डिडंट नो, बिकॉज वो सोर्स से आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रधान की वजह से, पंचायत मित्र में वो आदमी बैठा है जिसने कभी एग्रीकल्चर किया ही नहीं है, क्योंकि प्रधान का रिश्तेदार था, प्रधान की पहचान में था, दोस्त का बेटा था, उसे रख लिया। ब्लॉक में वो लोग जा रहे हैं जिन्हें कोई मालूम ही नहीं है, और जो मालूम भी है तो वो करना नहीं चाहता वैसा जाके कि यार बड़ी मुश्किल से जॉब मिलती है, घर आराम से बैठेंगे, ऐश करेंगे, मजा करेंगे, बस हो गया। उस मजे के चक्कर में किसानों की बैंड बजी है। अभी गवर्नमेंट ने, अब देखो ई नाम चलता है, ई नाम, यू नो अबाउट ई नाम? ई का मतलब होता है डिजिटली जो हो जाता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, नाम, ई नाम का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर
मार्केट या मंडी कह सकते हैं। इससे ये इसलिए बनाया गया था पोर्टल कि इससे बीच का मीडिएटर खत्म हो जाए, बट खत्म हुआ क्या? बिकॉज फार्मर्स आर नॉट अवेयर, दे डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट, दे डिडंट हियर अबाउट दिस नेम, सुना भी नहीं है और ना ही जानते हैं। मोबाइल तो बड़ा मुश्किल से चलाते हैं, वो भी यूट्यूब में अगर बोल दिया बच्चों ने लगा दिया तो ठीक है, अदरवाइज उन्हें चलाना भी नहीं, उठाना बात करना सीख गए बस, बहुत है। आज भी कीपैड 90% फार्मर्स चला रहा है। वो कैसे फिल करेगा इनाम को, कैसे अपना प्रोडक्ट बेचेगा? 90% गाँव में आज भी है जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम गवर्नमेंट का है, वो गांव में छोटे किसानों के पास नहीं मालूम है। जो आपके जो एक कमर्शियल एग्रीकल्चर कर रहा है, ओनली वही जानता है क्या चीज है यहाँ का। अभी 90% लोगों से 99% 90 नहीं 99% लोगों से आप पूछिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है, उसे नहीं मालूम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि उससे कहीं पता ही नहीं चला, उस चीज को अवेयर ही नहीं क्या चल रहा है, क्या मोदी जी कर दे रहे हैं। तो इन चीजों को लेकर ये है वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अब इसमें आगे वैल्यू की इंपॉर्टेंस किससे होती है? एक्शन से। आपका काम कैसा है? इनोवेशन से, इनोवेशन भी काम ही है ना? ऑनेस्टी से काम करने पर, करेज से काम करने पर, फ्रीडम एंड इटीसी, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको अलग बनाती। हो सकता है आपका स्टाइल, आपकी वैल्यू, आपका दबंगई, जो गुंडे होते हैं उनकी भी तो एक वैल्यू है यार, वो डरता नहीं है, वो ऐसा करता है। या गंदी वैल्यू होगी या अच्छी वैल्यू होगी, बैड या गुड, वो भी क्रिएट तो हो रही है ना कहीं ना कहीं। दूसरा इसमें ये समझना है, ह्यूमन वैल्यूज आर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। मतलब ह्यूमन वैल्यूज क्या है? एक बिलीफ है जो कि ये है आपके, इसके बारे में बताता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम बात करें, ये बिलीफ किस में, किस वैल्यूज आर बिलीव्स ऑफ एन इंडिविजुअल हो सकता है आपका, एक सोशल ग्रुप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ग्रुप्स, ये सभी इसमें आ जाएंगे। इनके थ्रू आपकी वैल्यू, आपकी बिलीफ, यहां से इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ेगी और वही आपका वैल्यूज बनेगा। और इसमें इसमें ये भी बात होती है, कई बार वैल्यू ये भी बताता है, द मोटिव्स ऑफ पीपल एक्ट वन वे टू अनदर आर अनदर, इक्वल राइट फॉर ऑल। आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? आपकी वैल्यू बताता है। ह्यूमन राइट क्यों बने हैं? आपकी वैल्यू के लिए। हम अपनी वैल्यू समझ ही नहीं पा रहे, हम सरकार बनाते हैं और हम ही उसमें, हम किंग मेकर हैं, जो पीपल है, जो पब्लिक है, दे आर द किंग मेकर्स। बट पुलिस के हाथ में डंडा देखा तो डर गई, अपनी वैल्यू भूल गई कि हमारी वैल्यू क्या है। आपको पुलिस उठा ले जाती है, आपको पुलिस गाली दे देती है, क्योंकि हम वैल्यू को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वैल्यू को अगर समझना है तो आपको क्या करना होगा? अपनी चीजों को समझ, अपने राइट्स को समझना पड़ेगा और ये भी जानना पड़ेगा कि सभी के लिए सेम है। वैल्यू का मतलब ये है कि अगर ह्यूमन वैल्यू की खास करके वैल्यू ये है, वो पीएम है या प्यून है, एक ह्यूमन की रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स दोनों का सेम होना चाहिए। एज अ पीएम हमारी वैल्यू, उसकी वैल्यू अलग है हमारे उसमें, बट एज अ क्राइम के हिसाब से देखा जाएगा तो सेम वैल्यू पर उसे सजा मिलनी चाहिए, किसी एक के लिए ज्यादा नहीं। बट ऐसा है नहीं, आप खुद करते हैं। आप कभी जब आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे, आपके पास एक पॉलिटिशियन आएगा और एक आपके पास एक दूसरा पर्सन नॉर्मल आएगा, तो आप कई बार कंफ्यूज्ड होंगे कि मैं किसके पक्ष में सुनाऊं, किसके फेवर में सुनाऊं एक अपना फैसला,
किसके फेवर में इसको ठीक करके लाऊं, वहां पर आप गलत हो जाएंगे। यू हैव टू फाइट फॉर एवरीवन, फॉर इक्वल राइट फॉर ऑल, इक्वल राइट फॉर ऑल, सभी के लिए लड़ना है आपको। मेरिट, मेरिट इसके ऊपर, मेरिट अबव ऑल एल्स। वो बात की बात है, पहले हमें इस पे डिग्निटी ऑफ लेबर, उसके काम की वैल्यू करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ा ना आपके घर में कोई नौकर का काम कर रहा है, कोई ऑफिस बॉय काम कर रहा है तो आप उसे जूते से मारे या किसी उसको कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं। उसके भी काम की एक अपनी डिग्निटी है, वो काम कर रहा है, पैसा दे रहे हो आप, और उस चीज से आपसे अपनी डिग्निटी नहीं खो सकता काम के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं एक रिप्रेजेंट करती हैं, चीजों को समझाती हैं। वैल्यू इन्फ्लुएंस करता है, वैल्यू की काम ये, वैल्यू तो ये सारी चीजें करता ही करता है वैल्यू, लेकिन साथ ही साथ इन्फ्लुएंस करता है आपके, जब वैल्यू आपकी बदलती है ना, आप कभी देखें ना, जब आप आईएएस बन जाएंगे तो आपका बात करने का ढंग, आपसे लोगों से मिलने का ढंग, आपका जो नॉर्मल लाइफ थी वो लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी होगी, बदल चुकी होगी। क्यों? क्योंकि आपके अब इन्फ्लुएंस होता है, वैल्यू से इन्फ्लुएंस हो, दूसरे लोग भी आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया, लोग आपको एडमायर करेंगे, नहीं साहब के पास जाएंगे क्योंकि साहब सुनते हैं हमारी बात, साहब इस चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हैं। ये चीज़ हो सकता है। कभी कभी आप फैकल्टी पे आप देखिए, कभी कभार आप जाते हैं, आपको लगता है मैं इन सर से मिलूंगा तो काम हो जाएगा, ये सर बहुत अच्छा समझाते हैं, ये चीज़ें हमें क्लियर कर सकते हैं, ये मेरे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मेरे एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं। आपके पास उनकी वैल्यू है आपकी नज़र में। तो आपका क्या है यहाँ, वैल्यूज हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्संस बिहेवियर एंड एटीट्यूड। इसको बदलता है। बिहेवियर एटीट्यूड में अंतर होता है, एटीट्यूड अंदर होता है, बिहेवियर बाहर होता है। जब हम बोलते हैं, जब बात करते हैं, वो हमारा बिहेवियर होता है, और जो हम अंदर से सोच रहे हैं जिसके बारे में, सही गलत जो हम कर रहे हैं, वो हमारा एटीट्यूड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी आ जाती हैं। अब आते हैं थोड़ा सा, हम यहाँ तक समझ आ रही चीज़ें? ओके, नाउ वैल्यू वर्सेस एथिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, नंबर एक, इसमें बताया जाता है कि इम्पोर्टेंस क्या, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट। इसमें है व्हाट इज राइट। ये तो एथिक्स का मतलब ही राइट होता है। और जब राइट के साथ चीजें आपकी बढ़ती हैं, वैल्यू आपकी बढ़ती है, तो इथिकल वैल्यूज हो जाती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इथिकल वैल्यूज हो, अनइथिकल वैल्यूज भी होती हैं। लोग जो डॉन है टाइप का है, जो गंदे काम कर रहा है, उसकी अपनी एक अलग वैल्यू बनी हुई है कि नहीं ऐसा ही है ये पर्सन। नंबर टू, इसमें आता है आपका रिजल्ट क्या है, आपने क्या अचीव किया है अभी तक में, क्या आपका रिजल्ट रहा है, क्या आपने अचीव किया है, किस वजह से आपकी वैल्यू हो रही है। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर करेक्ट एक्शन लिया कि नहीं, राइट एक्शन था कि नहीं। नंबर थ्री, ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट हो सकती है वैल्यू, पर्सन टू पर्सन अलग अलग वैल्यू सभी की है, आपकी सेम वैल्यू नहीं हो सकती। आप एक ही प्रोफेशन में होंगे, सभी आईएएस से एक साथ जाते हैं, सभी की लेकिन वैल्यू अलग अलग क्रिएट होती है। इसमें अगर देखा जाए, इसमें क्या है, ये सभी के लिए यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल कंसिडर किया जाता है इसको। वह सभी के लिए इथिकल रूल सेम होगा ना, अगर बारिश हो रही है तो सभी के लिए सेम है, क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है तो पूरे सभी के लिए सेम चेंज हो रहा है। ये नहीं कि सुरेश के लिए हो रहा है, रमेश के लिए हो ही नहीं रहा क्लाइमेटिक चेंजेस। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल लॉ है, इसमें एज ए यूनिवर्सल इसमें कंसिडर करना होता है। ठीक है,
ये मोटिवेट करता है। मोटिवेट इसमें दोनों तरीके से हो सकता है, बैड इफेक्ट भी है इसके और गुड इफेक्ट भी, बट यहां पर ये कंसंट्रेन होता है। ये हमारी इसकी वैल्यू का डिफरेंसेस है अगर मैं इसकी बात कहूं। अब आता है कई बार इनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। ये तो हो गया एक डिफरेंसेस। डिफरेंसेस अब काम कर रहे हैं, डिफरेंस आ गया, और आप ऑफिसर हैं, आपके सामने एक वैल्यू भी है और इथिकल काम भी करना है, आपको उसमें कन्फ्लिक्ट कैसे कैसे उस एक्शन लेंगे, कैसे उस जो काम उस टाइम पे जो हो रहा है, जो एक्शन लेना है आपको उस टाइम पे, आपको समझ के दो आपके पास है और दोनों आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट काम है, दोनों इंपॉर्टेंट काम है। जब दोनों इंपॉर्टेंट काम है तो ये कैसे डिसाइड करें कि पहले किसको करें। आपके पास दो चॉइस है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है इसको पहले करूं या इसको पहले करूं, किसको पहले करूं ये कैसे पता चलेगा। ये वैल्यू के अकॉर्डिंग चलेगा। अब वैल्यू में कैसे प्रियोरिटी, अभी मैं समझा दे रहा हूं आपको, इसमें थोड़ा सा लिखना है। द कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन the conflict between values and ethics, दोनों के बीच का कन्फ्लिक्ट यहां पर देखा जाएगा। तो जनरली आप क्या करते हो, कैसे कंसीडर करें, कैसे चीजें होती हैं, आपको अगर डिसीजन मेकिंग लेनी है कैसे क्या काम करोगे। अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स आ रहा है, आपके पास दो तीन ऑप्शन है। आपको एक तो एक्शन ले सकते हो, या एक्शन लेने पे मुद्दा भड़क सकता है, या वापस आ सकते हो, मरने दे सकते हो उनको, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं। एक तरफ आपके बॉस कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, ऐसा मत करो, आपको लग रहा नहीं इमीडिएट मुझे सॉल्व करना चाहिए। कन्फ्लिक्ट्स है बहुत सारे, तो किस चीज़ के आप सुनेंगे, क्या करेंगे। तो पीपल कह सकते हैं, पीपल जो यहाँ पर है कुछ वैल्यूज अडॉप्ट होती हैं। पीपल ऑल्सो टेंड द बिलीव इन द वैल्यूज और राइट बिकॉज द वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलर कल्चर। सभी कोई सोचता है इसका राइट, हम जो एक्शन लूंगा, मैं जो अपना एक्शन बनाऊंगा, जो डिसीजन लूंगा, वो कैसा होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अब राइट समझने के लिए अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेकिंग अ मनी इज अ वैल्यू चेरिशड बाय सोसाइटी, बट अब ये क्या है, ये आपको कुछ समय बाद यही पैसा सोसाइटी क्या है कि अब सोसाइटी के लिए आपने क्या किया कि मैं उन्हें बड़ा काम करूंगा, इस पैसे से लोगों के लिए करूंगा, ये सारी चीज़ें सेवा करूंगा, उनकी सर्विस करूंगा, सोसाइटी को एडुकेट बनाऊंगा, सारी चीज़ें हैं। अब आपके पास पैसा ज़्यादा आ गया, अब आपने सोचा कि भाई इतने में तो इनका काम हो ही जाएगा, मैं और दूसरा भी काम कर लूँ क्या इससे। आप प्रियोरिटी अभी तक आपकी सर्विस की थी, बट आपकी अब आपकी प्रायोरिटी कुछ और हो गई, अब सर्विस नहीं बची। एक मूवी है सर, मूवी है साउथ की, है ना, धनुष एक्टर है। ये मूवी देखना, इसमें एक टीचर बना होता है ये, इसमें इसकी अपनी वैल्यू इसकी ये थी कि इसने बच्चों को पढ़ाना टॉप कराता है, इसकी वैल्यू बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, इसे खरीदने की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें बदलने की बात होती है। लेकिन इसने क्या किया, राइट चीज़ को पकड़ा, नुकसान बहुत हुआ, मारपीट होती है। तो वो चीज़ आपको समझना है उस टाइम पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी वैल्यू जो है, हम अपनी वैल्यू ज़्यादा बनाने के चक्कर में एथिक्स छोड़ दें। क्योंकि एथिक्स से आपकी राइट वैल्यू बन सकती है, वैल्यू से आपकी, कई बार वैल्यू से आपकी एथिक्स बनती। कैसे, सपोज करो आपको सभी कह रहे हैं ईमानदार है, ईमानदार है, ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, निहायत ईमानदार है। आप जब ऐसा कोई, क्यों आपके चारों तरफ यही लोग बोल रहे हैं, तो आप अब अपना चाह के भी बेईमानी नहीं कर पाओगे, किसी के साथ धोखा नहीं दोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना सुन चुके हो कि मैं अगर ऐसा करूं तो मेरा जो ईमानदारी वाला जो टैग है मेरे लगा हुआ है वो चला जाएगा। तो कई बार वैल्यू से आपका राइट एक्शन हो जाता है, कई बार राइट एक्शन से वैल्यू आपकी बनती है, दोनों में दोनों चीजें हैं यहाँ। बट कन्फ्लिक्ट तो कर रहा है। अगर वैल्यू आपकी गलत तरीके से बनी हुई है तो इथिकल नहीं हो सकता, और इथिकल वैल्यू बनी हुई है तो अगर आपकी गलत वैल्यू नहीं बनेगी।
तो यहाँ पर सपोज ये करना है, इथिकल डिसीजन मेकिंग ऑफन इन्वॉल्व्स weighing value against each other and choosing which values to elevate. इसका एग्जाम्पल मैं और थोड़ा सा लिखूंगा, बट इसको थोड़ा सा आपको लिख लेना है अपनी लैंग्वेज में जिससे आपको बना रहे. इथिकल डिसीजन मेकिंग often involves weighing values against each other and choosing which values to elevate. ठीक है. सपोज कन्फ्लिक्ट यहां पर मैंने बताया ना, प्रेफरेंस प्रायोरिटीज आपकी काम करेंगे यहां पर थोड़ा सा. प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज, या प्रायोरिटी एंड प्रायोरिटीज कर सकते हैं. आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, ठीक है, अब प्रेफरेंस क्या है. Yeah, conflicts can also result when people have different values leading to clash of preferences and priorities. अब clash कर रहा हो, दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बट आप समझ नहीं पा रहे किसकी प्रेफरेंस किसके लाऊं. तो यहाँ पर आपको जैसे सपोज करो कि हम उसके कभी कभार क्या करते हैं, उसके वैल्यू के हिसाब से उसकी प्रेफरेंस लेके आते हैं कि हम इसका काम पहले इसको करते हैं. कई बार आपको उसके वैल्यूज एफिशिएंसी है वो आपके प्रायोरिटी तैयार करती है. कई बार आप इथिकल वजह से कि राइट एक्शन इसमें होगा, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू को ध्यान दूंगा तो मैं रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपको इथिक्स के हिसाब से जाना पड़ेगा. अब यहाँ पर आपको बस ये समझ में, आपको यू शुड नो, यू मस्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड डेफिनेशन ऑफ रॉन्ग. आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए, तब आप इस कन्फ्लिक्ट्स में वैल्यू की वैल्यू और इथिक्स की वैल्यू समझ आएगी आपको राइट एक्शन लेने की. तो आपको सपोज व्हाट इफ अ पर्सन वैल्यू ऑनेस्टी इन हिज कोर आइडल, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑनेस्ट बहुत है, लेकिन काम गलत किया है. वैल्यू तो है उसकी ऑनेस्टी की, काम अगर गलत किया है तो आप एक्शन उसके काम के हिसाब से लोगे, उसके वैल्यू के हिसाब से नहीं लोगे कि सही बता दिया है तो इसको दंड नहीं मिलना चाहिए, इसको पनिश नहीं मिलेगा, क्योंकि सच बहुत बोलता है. रेप करके आना और बता देना कि मैं रेपिस्ट हूं, मैंने रेप किया है, तो इसमें सच की वैल्यू तो है आपकी, चलो ठीक है आपने ऑनेस्टी के साथ बता दिया, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा नहीं पनिश नहीं मिलेगा, आपके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा. राइट, एक्शन लिया जाएगा, बट वहां पर प्रायोरिटी किसकी है, वहां पर उस वैल्यू की प्रायोरिटी. अब जो ऑनेस्टी बहुत अच्छी वैल्यू है, बट वहां पर इस समय डाउन आपके क्राइम से वो वैल्यू की औकात बहुत कम हो गई है. इस समय क्राइम हाइप पे है, तो क्राइम के अकॉर्डिंग उसे पनिश मिलेगा. कई बार हो सकता है वो कई बार ऐसा कि वैल्यू उसकी हाई ऐसी है कि अगर छोटे मोटे उसके अनइथिकल काम किए भी होंगे गलती से तो वो छिप जाते हैं. वहां पर चीजें हम वैल्यू को प्रेफरेंस देते हैं, वैसे देना नहीं चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है तो उस टाइम पर थोड़ा वैल्यू काम करती है. कई बार ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ वो अनइथिकल काम है, बट यूनिवर्सल लॉ के हिसाब से बड़ा अच्छा काम किया है, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू है, तो उसको पनिशमेंट कम होना चाहिए, उसके लिए हमें लड़ना चाहिए, उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं भाई ये बात अलग है. कोई जैसे गरीबों के लिए लड़ता है, कोई किसी के लिए लड़ता है, वैसा टाइप की सिचुएशन. इसमें ये चीज आपके कन्फ्लिक्ट्स आते हैं, तो इसे हमें कैसे चूज कर सकते हैं, उस प्रायोरिटी बेसिस पे और प्रेफरेंस बेसिस पे. अब आते हैं ह्यूमन वैल्यूज वेरी अमंग इंडिविजुअल कल्चर. बहुत सारे ऐसे आते हैं जो हमारे कल्चर, बहुत सारी चीजें कहाँ कहाँ से वैल्यू, हमारे टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज की बात करते हैं. टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज कहाँ से आते हैं, कितने टाइप के होते हैं, राइट. सो नंबर 1 इज टाइप्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. Like number 1, moral values.
नंबर 2, सोशल वैल्यूज। नंबर 3, कल्चरल वैल्यूज। नंबर 4, स्पिरिचुअल वैल्यूज। नंबर 5, पर्सनल वैल्यूज। नंबर 6, नंबर 6 यहां कर देते हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज। इतनी हमारी वैल्यूज हैं। ये कैसे आती हैं एक एक करके हम इनको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं मोरल वैल्यूज से, स्टार्ट करते हैं। मोरल वैल्यूज के बारे में जानेंगे, मोरल वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, मोरल वैल्यूज, डू यू नो अबाउट मोरल वैल्यूज? कौन कौन जानता है? कुछ आप मुझे लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे देखे ना, क्या है ना कि आपके चेहरे तो दिखते नहीं है कि आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई कमेंट भी नहीं करता है। तो मुझे एक आइडिया लगता रहा कि हाँ भाई समझ आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझ भी आ रहा है, कि सिर्फ मैं बोलते जा रहा हूँ बोलते जा रहा हूँ। क्योंकि चैट आती है या कोई ऐसा होता है, या एप्लीकेशन जैसे जूम पे होता है, तो उस पर दिख जाता है भाई, आवाज़ आ जाती है क्या पूछना चाह रहे हो, या फिर जैसे भी चीज़ें हैं। तो आपको थोड़ा सा इसमें, आप मुझे, जो भी लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, तो उससे रिलेटेड आप अपने मोबाइल से एक मैसेज ऐसा कि हाँ मुझे समझ आया कि भाई यू आर गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, एंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ भी रही है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे मैंने, और मेरे कुछ क्वेश्चन डेली होते हैं। अगर आप मेरे साथ क्लास में हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपको POIQ जो मेंस के हैं वो लेकर आने पड़ेंगे, उन्हें हम टॉपिक वाइज सॉल्व भी करेंगे। वैल्यूज़ के टॉपिक से वैल्यू के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अब कैसे उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ओके, प्रांजल ड्यूरी ने कहा समझ आ रहा है सर। ओके, तो ऐसे मुझे एक दो मैसेज आते रहेंगे, सो मैं उस चीज़ को समझ पाऊंगा कि हाँ ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ सही लग रहा है। मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यूज कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स। मोरल वैल्यूज क्या है? ये कैसे, ये हमेशा प्रिंसिपल पे चलते हैं, होते कि नहीं? ये अपने खुद, जैसे कभी कभी कहते हैं ना कि हम, सेल्फ रिस्पेक्ट है यार एक मेरी, या आपका प्रिंसिपल आपने बना रखा है कि मेरे, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आएगी तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, आई डोंट स्पेयर एनीवन। क्योंकि आपने उस वैल्यू को फिक्स कर लिया है। जैसे आपकी एक मोरल वैल्यू, ये प्रिंसिपल्स कैसे, कि मैं अपने हिसाब से, मेरा एक टाइम है उस हिसाब से मैं काम करता हूँ, किसी को कुछ हो रहा है होने दो, जाना है जाने दो, लेकिन मुझे इतने बस सोना, इतने बस जगना, जो मैंने कह दिया वही पत्थर की लकीर है। कई बार आपके पेरेंट्स के लिए होता है, कई बार लड़कियां हो चाहे लड़के, अपने पेरेंट्स की हमेशा तारीफ करते हैं कि हमारे पापा ऐसे थे, रजवाड़ा से हम रजवाड़े से बिलोंग करते हैं, हमारे पापा ने एक बार मुंह से निकली, समझो निकल गई आवाज़, फिर बदलती नहीं। उनका ऐसा सिद्धांत है कि जो मैं कहता हूँ, एक बार कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसे वाले पापा हैं आपके, तो आप, वो एक प्रिंसिपल उन्होंने बना लिया है कि मेरा प्रिंसिपल यही है। तो उस प्रिंसिपल से भी कई बार आपके, वो हो सकता है प्रिंसिपल ऑफ राइट, ये राइट भी हो सकता है प्रिंसिपल, और रॉन्ग भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं आपके प्रिंसिपल। आप कैसा प्रिंसिपल बनाए हो वो आपको समझ आएगा। इसके बाद यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो आपके एक नव का काम करती है, आपको गाइड करती है। जब आपका डिसीजन होता है ना, जब आपका डिसीजन होता है, उस डिसीजन में, जब आपका डिसीजन जो लेते हैं उसमें ये हेल्प करता है मोरल वैल्यू।
क्योंकि यू आर थिंकिंग इंडिविजुअल व्हाट यू हैव टू डू। तो व्हेन यू विल मेक डिसीजन, जब आप डिसीजन बनाओगे उस टाइम पर ये काम आएगा। अगर आपके प्रिंसिपल रॉन्ग है तो आपका डिसीजन रॉन्ग होगा, आपका प्रिंसिपल राइट है तो आपका डिसीजन भी राइट होगा। इस चीज को समझ लीजिए। तो सारा का मामला किस पे है? सारा मामला आपके डिसीजन पर है। और डिसीजन कहाँ से आएगा? डिसीजन आपकी इंडिविजुअल, अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं, आप किसी को बुला के बैठ के नहीं ले रहे हैं, इंडिविजुअल आपके मन में क्या चल रहा है वो अगर वो सोच रहे हैं तो राइट एंड रॉन्ग, अगर रॉन्ग बैठा है तो रॉन्ग डिसीजन लेंगे आप, अगर राइट आप काम कर रहे हैं तो राइट डिसीजन लेंगे, रॉन्ग में आपकी हिम्मत नहीं का। कई बार होता है ना यार, इन्हें लोगों को नींद कैसे आ जाती है, मुझे तो नींद नहीं आती। अगर मैंने किसी को कुछ बोल दिया है तो मुझे नींद नहीं आती, अगर मैंने किसी से कुछ डांट दिया है तो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि आप राइट तरीके से चल रहे हो। कुछ रॉन्ग लोग होते हैं जो अलग तरीके से लोगों के साथ बिहेव करते हैं लेकिन वो फिर भी सोते हैं, ऐसे लोग अलग होते हैं। तो प्रिंसिपल्स, बिकॉज यही है, मोरल वैल्यूज आर कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग एंड दे सर्व द एज बैकबोन ऑफ द सोसाइटल नॉर्म्स, सर्व एज बैकबोन of societal norms and ethics। इसमें कैसे हो सकती वैल्यूज, कौन कौन से आएंगे जो सोसाइटी के लिए जरूरी है, जो लोगों के लिए जरूरी? नॉर्म्स क्या है? जैसे ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, काइंडनेस, एम्पैथी, एंड कह सकते हैं ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं, इट आर अंडर द वैल्यूज। ये सभी क्या है? वैल्यूज के अंडर में आती हैं। इससे क्या होता है, आपकी बहुत सारी चीजें बनती हैं, इससे इनकरेज होता है आदमी, इन सब चीजों से काम करने के लिए इंकरेजमेंट होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, ये भी एक वैल्यू है आपकी। इन चीज़ों से आपकी चीज़ें बढ़ रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी और आपसे लोगों का एक ट्रस्ट बनेगा और आप उसके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, आपकी चीज़ें बढ़ पाएंगी। आप अगर बेईमान टाइप के होंगे, आपके अंदर एम्पैथी नहीं होगी, आपके अंदर इंटीग्रिटी नहीं हो, आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे लोगों से। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कई बार ऐसा, और आईपीएस में बनने के लिए कई बार हमें सामने वाले से उसके इमोशन के साथ भी काम करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला मुंह नहीं खोल रहा तो आप उसके साथ रोना शुरू कर देते, उससे पूछते हो कि नहीं, आई एम विद यू, यू आर फेसिंग दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, आई विल सॉल्व इट, आई विल मेक इट आउट, मैं इसे बाहर करूंगा, इससे बाहर लेके आऊंगा। तो क्यों बाहर लेके आ रहे हो? क्योंकि आप उस इमोशन से जुड़ रहे हो कि ये कहीं ना कहीं उस चीज, जब आदमी इमोशन में होता है वो आपको सब बता देता है। लेकिन इंटेलिजेंस ये है कि उस टाइम पे आपको यूज करना है अपना इंटेलिजेंस, ये नहीं कि वहीं बैठ के आंसू बहा के रोने लगो उसी के साथ ही, नहीं अब तो मैं आपका काम करा के ही जाऊंगा। नहीं, आपको जब तक एविडेंस नहीं मिलता तब तक आप सिंपैथी दिखा सकते हो लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले सकते। रो दिया किसी ने तो आप उसके एक साथी हो गए। खास करके ऐसा होता है, खास करके अगर लड़की रो रही है तो सारी वहाँ पर सिंपैथी, ऑनेस्टी सब भूल जाता है आदमी, एम्पैथी भूल जाता है, सिंपैथी याद आती है और सारा चीज़ भूल जाता है, और सही है गलत है वे बाद में फिर वही पता चलता है कि वो लड़की तो यार कुछ और ही करने आई थी। जैसे सपोज करो आप जब प्यार में होते हैं ना, तो हमें उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आती अपनी वैल्यू, हमें लगता है उस टाइम पर कई बार वैल्यू भी समझ आती, वैल्यू नहीं भी आती है। दो लोग प्यार में हैं, एक लड़का है और एक लड़की है ना, ये दो लोग हैं। अब ये रिश्ते जानते हो कब टूटते हैं? आपने देखा ना, डाइवोर्स हो जाना, ब्रेकअप हो जाना, इसका रीजन जानते हैं? जब वैल्यू कम हो जाना, इंपॉर्टेंस, यानी इसकी इंपॉर्टेंस इसकी नज़र में ये खत्म हो गई, ये लड़का है, और लड़के की नज़र में इस लड़की की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, या लड़की की नज़र में इस लड़के की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई। अभी तक ये था कि नहीं बाबू तुम ही हो सब कुछ,
जिंदगी तुम्ही से चलती है, बाकी तो कुछ है ही नहीं लाइफ में। इतनी इंपॉर्टेंस थी कि अगर इसने रात में 12 बजे भी कहा, 2 बजे, कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो पढ़ाई एक तरफ, लेकिन चॉकलेट पहुंचेगी वहां पर, है कि नहीं। और अगर लड़की ने कुछ लड़के के लिए है, मम्मी पापा का फोन आ रहा है, बट नहीं, फेस्टिवल पे घर नहीं जा रही क्योंकि उसे अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना है, अच्छा लगता है उसको टाइम स्पेंड करना, उससे बातें करना, उससे हर चीज शेयर करना उसको अच्छा लगता है, उसके साथ मूवी देखना, क्योंकि अभी इसकी इंपॉर्टेंस है। जिस दिन इंपॉर्टेंस खत्म, ब्रेकअप खत्म, अब ये निकालती है इसकी सारी भड़ास, और ये इसकी, तूने क्या किया मेरे लिए, मैंने तेरे लिए क्या किया, क्योंकि अब इंपॉर्टेंस खत्म हो रही है। तब क्या किया है क्या नहीं किया वो निकल के आ गया। रीजन ये इंपॉर्टेंस का था, प्यार तो था ही नहीं। जब तक इंपॉर्टेंस तब तक प्यार, इंपॉर्टेंस खत्म प्यार खत्म। प्यार तो सिर्फ पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए प्यार से, वो आपकी इंपॉर्टेंस से नहीं, उनके लिए आप इंपॉर्टेंट हो, चाहे आप जॉब मिले आपको चाहे नहीं मिले, इसलिए पेरेंट्स ऑलवेज आपको लव करते हैं। लेकिन जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मामला है, पति पत्नी का मामला है, ये इंपॉर्टेंस पे काम करता है। आप कई बार होता है कि मेरा दोस्त बहुत खास है, दोस्त इसलिए कहीं ना कहीं दोस्त आपके काम आ रहा है। अगर वही दोस्त कहते कि भाई हमेशा आपसे पैसे मांगता रहे, वो जैसे कृष्ण और सुदामा जैसे कि हाल हो, तो वो तो भगवानों के टाइम का था सिस्टम, तो वो चीजें सबको समझ आ गई। लेकिन आज कोई सुदामा हो दूसरा कृष्ण हो तो उसके बीच में दोस्ती नहीं हो पाएगी। कभी देखा है अंबानी का दोस्त कोई झोपड़ी वाला हो, है ना। अडानी का दोस्त कोई ऐसा हो जो रिक्शे वाला हो, चला रहा हो, उसके घर में दोस्ती हो कि नहीं यार दोस्ती तो हमारी आज भी है, नहीं दोस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो नीचे छूटता जाता है, उससे चीजें बदलती जाती है। तो ये हमारी एक आ जाती है। तो ये हो गई हमारी मोरल वैल्यूज। अब आते हैं सोशल वैल्यूज पर, नंबर 2। सोशल वैल्यूज क्या, सोशल वैल्यूज में दो टाइप के होते हैं माय डियर चीजें। पहले तो ये समझा दूं फिर थ्योरी बताता हूँ। कई बार होता है कि आपकी वजह से सोसाइटी में चेंज आता है, कई बार सोसाइटी की वजह से आप में चेंज आता है। सोसाइटी आपको इन्फ्लुएंस करती है और कई बार आप इन्फ्लुएंस करते हो सोसाइटी को। ये दोनों जो जो इसका रिलेशन, सिम्बायोटिक रिलेशन है, यही सोशल वैल्यूज है। कई बार होता है ना कि हम एक एज तक नहीं समझते कि सोसाइटी की वैल्यू क्या है, हमें लगता है अहम ब्रह्मास्मि। धीरे धीरे समझ आता है कि यूनिवर्सल लॉ और लोग समाज के साथ हमें रहना है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा चीजें भी करनी पड़ेंगी। और जो दोनों चीजें हमें करनी पड़ेंगी तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो इस पे अगर हम बात करते हैं सोशल वैल्यूज की, एम्फेसाइज की, इंपॉर्टेंस की, रिलेशन की, दैट इज सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यूज इज, social values emphasize the importance of relationship and social harmony। ये सोशल वैल्यूज। आप समझ रहे हैं कैसे चीजें हो रही हैं, कैसे बदल रही हैं, इस चीजों को लेकर हम कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज आपको समझ आ रही होगी कि कैसे हमारा एक रिलेशन बन रहा है, कैसे चीजें हम इसमें कैसे कई बार आपको सोसाइटी समझाती है कि टॉलरेट कैसे करते हैं। कई बार आपको सोसाइटी ये बताती है कि हमें, कई बार हम होता ना कि एक हम सोसाइटी को उतना समय ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन समय पर आने आते 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 हमें पता चलता है कि हमें यार लोगों को टॉलरेट करना है, रिस्पेक्ट कैसे करना है समाज में। अगर समाज में रहना है तो हमें रिस्पेक्ट भी करनी है, समाज में रहना है तो हमें एक दूसरे के साथ बात करनी होगी, समाज में रहना है तो हमें सोसाइटी के कल्चर को भी समझना होगा। कल्चर इसलिए कल्चरल वैल्यू भी है,
कल्चरल भी हमें कई बार ऐसा समझाता है, चीज़ें बताता है, दिखाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ बदलती हैं, आपके साथ होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी कई बार हम ऐसा करते हैं, कई बार ऐसा ध्यान देना पड़ता है हमको कि कैसे हम इन चीज़ों को बदलें, कैसे चीज़ें हम इसको करें, ठीक है। सॉरी, बस एक सेकेंड। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, इन चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम सोशल में रिस्पेक्ट समझते हैं, और इसके साथ साथ हमें ये चीज़ें आती हैं समझ में कि कैसे हमें दूसरे के लिए टॉलरेट, कब किस सिचुएशन में हमें टॉलरेट करना, टॉलरेंस सीखना पड़ेगा, कैसे कंपैशन, कैसे लोगों के लिए, कैसे हमें कई बार ऐसा होता है कम्युनिटी के लिए भी हमें कई बार डाइवर्सिटी हमें सिखाती है, सोशल सोसाइटी सिखाती है किसी हाल में हम कैसे रह सकते हैं किसी के साथ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सिखाती है। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, इस चीज़ को हम समझेंगे कि कैसे चीज़ें हमारी आती हैं। बस एक सेकंड में मैं वो आपके पीछे बोर्ड खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमारी इसमें आ जाती हैं, इन चीज़ों को भी हम यहाँ पर समझते हैं। नंबर 3, इसमें आप वेलबींग कैसे होंगे। कई बार होता है ना कि यार तुम्हें समझाया नहीं गया क्या कि वो आपकी शहर में या आपके यहाँ ऐसा काम नहीं, लोग कहते हैं ना गुस्से में बोल देते हैं कि क्या है, कुछ नहीं, आपके यहाँ ऐसे ही चलता है, आपके शहर में यही काम होते हैं। बिकॉज ऐसा वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके यहाँ की सोसाइटी क्या ऐसी ही है, ये जहाँ से बिलोंग करते हो वहाँ की सोसाइटी क्या ऐसी है, ये घर में ऐसा ही है, अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, वो आपको टोन मारता है। उस जगह पर ये चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर कई बार आपका जो आपका वेल बीइंग, आप बिहेवियर अच्छा करते हो, कई बार सोसाइटी समझाती है। कई बार आप कहते हो ना, जब गांव से आते हो या शहर में कहीं बसते हो या जॉब लग जाती है, अच्छी कम्युनिटी होती है, आप बोलते हो पापा ऐसा है कि वहाँ पर चाहे कुछ भी हो लेकिन बात अलग है। जैसे मैं बताता हूँ कि अम, अब मेरे पेरेंट्स आए हुए थे लास्ट ईयर दिल्ली, और यहाँ का दिल्ली का जो कल्चर है थोड़ा सा वो ठीक है, दिल्ली में सभी बाहर से ले रहे हैं, मेट्रो पे चल रहे हैं, तो मेट्रो में हम जा रहे थे तो आपको मालूम है कि एक सीट छोड़ देते हैं। जैसे कोई एज्ड पर्सन मिलता है, सिडनी सीनियर सिटीजन मिलते हैं, तो जगह छोड़ देते हैं कि प्लीज़ बैठ जाइए। अगर वो सीट भी है नहीं भी है तो अपनी सीट दे देते हैं, अगर वो चाहे सीनियर सिटीजन की हो चाहे नहीं हो, फीमेल को, और उनको दे देते हैं। वो चीज़ मेरे फादर को बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा यार यहाँ की तो बात ही अलग है, यहाँ का तो रिस्पेक्ट ही अलग है। वो क्या है, उनको लगा कि यार यहाँ की सोसाइटी में अलग चीज़ सिखाई जाती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग क्या सीखते हैं, जैसे आपको लगता है कि हमें जैसे आज के डेट में कई जगह ऐसा है कि पेरेंट्स को या किसी अपने से बड़े को वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन आप कभी देखिए, चाहे एक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, या कोई भी हो, अपने पेरेंट्स को इतनी वैल्यू देते हैं, इतना काम करते हैं, उनके साथ रहना, उनकी सेवा करना, हर चीज़ को देखना, उनके बिना रह नहीं पाते। और हम लोग क्या करते हैं, फिल्मों से देखते हैं, और वैसी कम्युनिटी से हम सीखना चाहते हैं जो हमारे आसपास सोसाइटी में अच्छा कर रहा है उससे नहीं, जो बुरा कर रहा है, कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। अब समझ में उन्हें ये नहीं आता कि भाई किया क्या है, अगर वो नहीं होते तुम पैदा ही नहीं होते, आप पैदा नहीं होते तो वो आपको बता, तुम कैसे कह पाते कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। तो इस चीज को लेकर आपको पढ़ाया लिखाया सारी चीजें, तो आपके कई बार बैकग्राउंड भी तैयार करता है, आपको वेलबींग भी बनाता है, सोसाइटी जो सोशल वैल्यूज होती हैं, आपके प्रमोट करता है पीस को,
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, आपको समझ आता है कि लोगों के बीच में कैसे रहना है, कि कंपनी में कहीं जगह काम कर, क्योंकि अगर सोशल अंडरस्टैंडिंग होगी ना आपको, तो सोचिए सोशल वैल्यूज पता होगी, तो आफ्टर आप जब ब्यूरोक्रेट बनोगे, आप तभी तो फील्ड में काम कर पाओगे ना। आपको सोशल वैल्यू मालूम ही नहीं है, आपको इंसान को इंसान नहीं देखते, आपको ये देखता है कि इंसान है, जानवर, एक जीव है जिसको सही करे गलत करे मार देना है इसको। हम जानवर में नहीं वैल्यू समझते ना उतनी उसकी। तो अगर आप सोशल वैल्यू नहीं समझेंगे तो ह्यूमन और एनिमल दोनों सेम हो जाएगा। तो हमें उसको समझना पड़ेगा कि इसकी सिचुएशन क्या रही हो सकती है, क्यों ऐसा काम कर सकता है, या फिर क्या ऐसी सिचुएशन है, क्या नुकसान कर रहा है। कई बार होता है ना कि हमारे यहाँ रात में डीजे नहीं बजना चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ते हैं, या हमारी सोसाइटी है ऐसी नहीं होनी चाहिए चीज़ें। कई बार हमारे सोसाइटी में ऐसे प्रोग्राम नहीं होते हैं, उस सोसाइटी से कल्चर को या अपने आप को वो चीज़ों को रिलेट करते हैं, तो हमें उनकी सोसाइटी की वैल्यूज को समझना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। तो इन द वर्ल्ड मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी, आप कह सकते हैं डाइवर्सिटी, वर्ल्ड मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी, सोशल वैल्यूज हेल्प ब्रिज डिफरेंसेस, हेल्प ब्रिज डिफरेंसेस, promoting peace and mutual understanding among the people of various background। किसी बैकग्राउंड के लोग हो, सभी के बीच में एक रिलेशन बनाता है आपका सोशल वैल्यूज, क्योंकि यहाँ से कम्युनिकेशन होता है, यहाँ से आप रिस्पेक्ट देते हैं, यहाँ से एक बात बताते हैं एक दूसरे को, वो चीज समझ आती है। ठीक है, नंबर थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज कल्चरल वैल्यूज। कल्चरल वैल्यूज क्या है? ये आपके ट्रेडिशन, आप देखें ना ट्रेडिशन, ये सेफ देता है। वैल्यूज आर सेव्ड बाय ट्रेडिशन, customs and history of community। कैसे? हम कहते हैं यार क्या बकवास ट्रेडिशन है, लेकिन उसी ट्रेडिशन से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है, हमारे लोग कितने पुराने हैं, कब से चल रहा। अगर मोहनजोदाड़ो में किसने देखा था, लेकिन हमने उसकी जो पूजा देखी, एक नेचर की पूजा, वर्शिप ऑफ द नेचर, वहां से हमने पता लगाया कि लोग कैसे पूजा करते रहे होंगे, कैसे लोग रहे होंगे, बिकॉज ऑफ कल्चर। उनके रहन सहन से, उनकी बिल्डिंग से, उनके कल्चर से, उनके कपड़े पहनने से हमें ये मालूम चला कि दे वर एडुकेटेड। उनकी लैंग्वेज, वो बात अलग है कि हम नहीं पढ़ पा रहे, वी आर नॉट एबल टू रीड, एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, बट they were educated because they were trading that time। if they were trading, so they had to maintain the accounts, it means they were educated तो थे। हमने ट्रेडिशन से उनके मिलता है, उनके सील से मिलता है, कहाँ कहाँ ट्रेड, तो एक कल्चर था, उस कल्चर से हमें, उसके ट्रेडिशन से हमें हिस्ट्री, कम्युनिटी हिस्ट्री, बैकग्राउंड पता चलता है। कस्टम्स क्यों किए जाते हैं? अब देखो कस्टम के पीछे कई सारे रीजंस हैं। कई कस्टम ऐसे ट्रेडिशन होते हैं जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए है, लोगों को, पीपल को बचाने के लिए है। अब देखो कस्टम तो बनाया गया है, लेकिन साइंटिफिक तरीके होते थे उनके कस्टम्स के लिए। उन्हें मालूम था कि अगर आज रिवॉल्यूशन की इतनी जद्दोजहद है, इतनी हमें प्रोजेक्ट्स, हमें पैसे कितनी, कि हमें कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, हम भाग रहे हैं, टेक्नोलॉजी, ये चीज़ें, नई नई तरीकों की डिस्कवरी 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 डिस्कवरी, तो एक टाइम आएगा सब खत्म हो जाएगा, डिस्कवरी में कुछ बचेगा ही नहीं। बच्चा पैदा होगा, कंप्यूटर बस चला पाएगा, सारी चीज़ें कर लेगा, लेकिन चल नहीं पाएगा। मेंटली हो सकता है स्ट्रांग हो, लेकिन फिजिकली खत्म होता चला जाएगा, सांस में ज़्यादा तक जिंदा नहीं, लाइफ बहुत कम हो जाएगी। कल्चर सिखाता है कि नहीं, यू हैव टू डू, यू हैव अ लिमिटेशन, अपना काम करिए लेकिन लिमिट में करिए, हर चीज की एक लिमिट है। लिमिट ट्रेडिशन बनाता है, आपको ट्रेडिशन समझा। जैसे आपने बनियान ट्री देखा, पीपल ट्री देखी है ना, देखा ना, क्यों?
ऐसा नहीं कि उसमें कोई ब्रह्म राक्षस या कोई भगवान है उसमें, या कोई भी भगवान वो अलग है, वो हमारा ट्रेडिशन है, हमने मानना शुरू कर, लेकिन उसके पीछे साइंस जाना है आपने। बनियान टी, बरगद और पीपल का पेड़ जो होता है, दोनों ऐसे पेड़ हैं जो 24/7 ऑक्सीजन देता है। तुलसी क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ये भी ऑक्सीजन देती है घर में, आंगन में, क्योंकि घर शुद्ध रहे। शुद्ध इसलिए नहीं कि वहां कोई पाप कर रहे हो, इसलिए कि उसकी ऑक्सीजन जो है वो शुद्ध हवा जानी चाहिए आपके अंदर। उन्होंने उसको पानी देने की प्रथा बना दी, उन्होंने उसको पूजने की प्रथा कर दी। कम से कम ये पेड़ बचे रहेंगे फ्यूचर में, अगर काटना शुरू किया, प्रोजेक्ट्स के लिए शुरू किया, तो कम से कम ये तो बचा रहेगा। इसलिए बहुत सारे लोगों ने कुछ जानवरों को बचाने की कोशिश की, उन्हें पूजा करने की बात कही। गाय को क्यों उन्होंने शुरू किया? जैसे इंडिया में खास करके देखा जाता है, गाय हमारी माता है, वो इसलिए क्योंकि सबसे सीधा जानवर था। शेर को क्यों नहीं कहा कि शेर को नहीं मारना चाहिए? क्योंकि वो मार जाएगा आपको, पहले के लोग मारते थे। आज भी वो, उनकी नंबर पॉपुलेशन कम हो रही, वो अलग बात है, हम उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन आपके सामने आ जाएगा तो आप मार देंगे उसे, क्योंकि वो आपको खा जाएगा। गाय खा नहीं जाएगी। तो जो काव है, तो ये एक ट्रेडिशन बनाने की बात चली, कल्चर्स क्रिएट किए गए, एक रिलेशन बनाने के लिए कल्चर क्रिएट किए गए। आज देख लो, जो अगर बिना उसके शादी, देख लो कभी कभार, अभी लास्ट ईयर देख लो कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे काट रहे हैं एक दूसरे को। अगर एक रिलेशन नहीं बना जाए, कल्चर नहीं बना जाए कि भाई रक्षाबंधन का है, उसमें कल्चर है कि बहन राखी बांधेगी, चीजें ऐसी होंगी, लड़का बाहर काम करेगा, लड़की घर पे रहेगी, एक कल्चर सेट किया गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आज अगर ये दशा आगे चल के कोई दशा बिगड़ी, तो फीमेल थोड़ा सा फिजिकली कमजोर होती है, तो अगर वो बाहर मार्केट में रहेगी, वो चीजें रहेंगी, बाहर घूमेगी, तो फिजिकली कोई ना कोई उसे हार्म पहुंचा सकता है। ये नहीं कि वो कभी वीमेन के खिलाफ थे, अगर आप कभी ध्यान से सोचो, वीमेन के खिलाफ नहीं थे वो, इससे बचाने की, कि कैसे हम इसकी रक्षा कर पाए, कैसे, हाउ टू प्रोटेक्ट हर देम। रीजन कि फिजिकली स्ट्रांग नहीं, मेंटली स्ट्रांग हो सकती है बहुत, और इमोशनली क्योंकि वीक होती हैं लड़कियां, फीमेल, और फिजिकली वीक होती हैं जनरली। अब तो आज एक दो की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन जनरली ऐसा होता है। तो उस चीज से, उस चीज को बचाने के लिए इन्होंने शुरू किया। कई बार ट्रेडिशन मजबूरी में बनते हैं, कल्चर मजबूरी में बन जाता है, लाइक विडो सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये मजबूरी की बात है, ये कंपल्सन में थी, ये ऐसा कोई नहीं है कि ये पहले नहीं है था। वैदिक एज देखो, कोई चाइल्ड मैरिज नहीं था, एक दो मिलते हैं ऐसे चाइल्ड मैरिज के, अदरवाइज कोई चाइल्ड मैरिज का नहीं था। शादी करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। विडो का ऐसा नहीं था, रीमैरिज हो जाए ऐसा कुछ नहीं था उसमें, रीमैरिज हो सकता था, ऐसा कुछ नहीं दिया उसमें। लेकिन जब हमारे यहाँ अरब्स का एडवेंट हुआ, एडवेंट्स ऑफ अरब एंड एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, डच, ये सब लोग आना शुरू हुए, हुआ क्या कि जो अरब शासक थे, रूलर्स, वो लोग क्या करते थे कि जैसे छोटी बच्ची उन्हें सुंदर लगी, आपको मालूम है कि मुस्लिम में वैसे भी कई सारी शादियां कर सकते थे, राजाओं में भी थे शादियां करने का, मुस्लिम में उन्हें अच्छी लगी लड़की उठा लो। लेकिन अगर उसके ऊपर एक टैग लग जाए कि विधवा है, ये इसकी शादी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं माइंड में अलग घूम जाता है कि नहीं यार, वो अलग चीज है, हम नहीं, वो किसी की और की हो चुकी है। होता है ना ऐसा फिल्मों में, सन्नी देओल आता है जीत मूवी की तरह, ये काजल अगर तुम मेरी नहीं हो तो किसी की नहीं हो पाओगी, है ना, लाशें बिछा दूंगा, लाशें। तो लाशें वहां पर बिछाने की चलता था उस टाइम पे सिस्टम, तो पहले से फिक्स कर देते, उससे पहले की शादी कर दो तो ये नौबत ही नहीं आएगी। अगर काजल की पहले ही शादी हो जाएगी तो सन्नी देओल आएगा ही क्यों, वो ऐसा कहेगा ही क्यों, कहने से पहले 4 बार सोचेगा उस चीज को। तो वो जो चीज है ना, वो उसके, उससे बचने के लिए, अपने बच्चियों को बचाने के लिए पेट में ही शादी कर, जब वो वॉर्म में होती थी माँ के, तभी शादी तय हो जाती थी कि अगर तुम्हारा लड़का हुआ मेरी लड़की हुई, शादी फिक्स, अगर मेरी लड़का हुआ तुम्हारी लड़की हुई तो भी शादी फिक्स। तो शादी फिक्स, क्योंकि बाहर निकले सबको पता चले कि शादी फिक्स है, तो उस बच्चे को कोई उठाए नहीं, बच्ची को, विडो को, इसलिए कि ऐसे तो वो विडो सुंदर लग रही, शादी हो चुकी है,
वो तो उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर हम उसे कह दें कि नहीं, सर क्यों मुड़वा जाता था, क्योंकि लड़की की सुंदरता, लड़की की खूबसूरत ब्यूटीफुल जो उसकी गॉर्जियसनेस है वो कहाँ से है? बालों से। बहुत सारी चीजें, बाल होते हैं, बहुत सारी चीजें। अगर बाल ही खत्म कर दें, आधी सुंदरता तो उसकी खत्म हो जाएगी। इसलिए पहले के टाइम पर इस कल्चर को जानबूझ के अप्लाई करने के लिए उसका सर मुड़वाना शुरू कर दिया, जिससे वो थोड़ा सा अगली दिखे। अगली इसलिए नहीं कि हमारी बेटी अलग रखना जरूरी है, या उसके साथ ट्रीट ऐसा करें कि उसके साथ गलत हो जाए, या ऐसा नहीं है, उसके साथ गलत नहीं किया जाता था। उसको उन दरिंदों से बचाने के लिए उसको ये ट्रेडिशन पे स्टार्ट किया गया। बाद में हमने इसको कल्चर पे सेट कर दिया, आने वाले सिस्टम में धीरे धीरे वो सेट बैठना शुरू हो गया, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। बाद में फिर धीरे धीरे विडो को रीमैरिज होने लगी, चाइल्ड मैरिज तो इस तरह कई बार ऐसा होता है कि हमारी रिचुअल्स, हमारी चीजें, ये चीजें हमें उस चीजों को हमें बताती हैं। कई बार ये तो हो गई बात कि कल्चर कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे हमें वैल्यूज बनाते हैं, कैसे कैसे फिर वैल्यू बना लेती है अपनी, एक चीज फिक्स कर लेती है, वैल्यू ये बना दी कि नहीं यार ऐसी लड़की से। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट डालती हैं, आपकी आइडेंटिटी बताती है। जैसे कल्चरल वैल्यूज में आप देख लो, आप चंदन लगा के जा रहे हो, आप वापस आ जाओ, मंदिर से आ रहे हो, आपको क्या लगेगा? आदमी जानेगा ये मंदिर से आ रहा है, भले हम मंदिर गए हो नहीं गए हो, लेकिन आपने धोती कुर्ता कुछ पहन रखा है, चंदन लगा रखा है, हाथ में लोटा है, ये कुछ ऐसा है जिसमें सभी को लगेगा ये जा तो वहीं रहा है, मंदिर ही जा रहा होगा। तो वो जो चीज है ना, एक कल्चर आइडेंटिटी। और हम पंडित जी हैं, ये आपके कल्चर से आपने बढ़ाई का काम किया, वो लगता है ये नहीं, ये विश्वकर्मा है, ये ये क्राफ्ट्समैन है, ये टेलर है, ये सभी चीजें, टेलर कौन क्या है उसके काम से, कल्चर से हम उसके, उसका क्योंकि कल्चर ऐसी चीजें हो गई हैं। अब कल्चर से तो हम पता लगाते हैं कि मुस्लिम है कि हिंदू है, उनका कल्चर ही दोनों का अलग अलग है, नहीं कहाँ से पता है? तो वही चीज यहाँ पर भी सिस्टम है। कई बार आप सोसाइटी, लैंग्वेज, आर्ट, रिचुअल्स, आपको आर्ट भी बताती है कि हिंदुओं का आर्ट है कि मुस्लिम्स का आर्ट है कि क्रिश्चियन का आर्ट है। आर्ट भी आपको बताती है आपके कल्चरल वैल्यूज को। और रिस्पेक्ट कैसे किया जाना चाहिए, फैमिलीज का कैसे फेस्टिवल मनाना चाहिए, इन सभी में कल्चर है। नहीं किसने बताया है कि दीपावली में पटाखे छुटाओ? किसने कहा कि दीपावली के दिन ऐसे पूजा करो लक्ष्मी गणेश की? एक ही दिन क्यों पूजा होती, बाकी दिन क्यों नहीं करते हम? क्या बाकी दिन हमें धन नहीं चाहिए? धनतेरस एक ही दिन क्यों होता है, बाकी दिन क्यों नहीं होता है? एक ट्रेडिशन हमने कल सेट किया दिया कि साल भर आदमी करता है, एक दिन कम से कम ऐसा कर लेगा तो कुछ तो बचाएगा, उस नाम पे कुछ बना के लेके आएगा। पहले का आदमी क्या होता था, बहुत सारे लोग कोठे पे जाया करते थे, उससे बचने के लिए उस पत्नी के पास कई बार ज्वेलरी ये सब बेच देते थे, सब कुछ कर देते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि धनतेरस में कुछ ऐसा, बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशन है जिसमें पत्नी को बना के दिया जाए, जिससे उसके पास कुछ ऐसा धन रहे, सोने के रूप में, गोल्ड या सिल्वर, कुछ ऐसा जिससे वो अगर कभी मजबूरी पड़े तो उस चीज से अपनी हेल्प कर सके। तो ऐसा ट्रेडिशन बनाना स्टार्ट किए गए। ठीक है, तो ये हमारी चीजें आई, ये हमारे एक सेंस है जो कम्युनिटी में, और ये कहीं ना कहीं प्रिजर्व करता है, कम्युनिटी की यूनिकनेस बनाता है और हमारी चीजें बताता है। ये तो हो गई कल्चर। अब चलते हम स्पिरिचुअल वैल्यूज पर। स्पिरिचुअल वैल्यू को अगर मैं कहूँ तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो मटेरियल वर्ल्ड है ना हमारा, जिसमें हम लगे पड़े हैं, आईएएस बन जाए तो कार खरीद लेंगे, ये हो जाएगा, मुझे इतनी पावर मिल जाएगी, जो हमारी एक डिजायर है, उस सबसे ऊपर उठ के बियॉन्ड द वर्ल्ड, कैसे मटेरियल वर्ल्ड, इसे जो समझ पाएगा वही स्पिरिचुअल वैल्यू है। यहाँ पर पीस आ जाता है। स्पिरिचुअल वैल्यू आपको पीस देता है, आपकी डिजायर खत्म करता है, तभी आप स्पिरिचुअल बनते हो। वो सभी को एक नजर से देखता है बराबर। स्पिरिचुअल कैसा, स्पिरिचुअल वैल्यूज एक्सप्लोर द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। आपको इससे नहीं मतलब है, अब आप नेचर से कनेक्ट होने की बात कर रहे हैं। तो यू कैन राइट स्पिरिचुअल वैल्यूज एक्सप्लोर द मीनिंग एंड पर्पस of the life beyond the material world. और
वैल्यूज इसमें क्या है, इसमें दिखती चीजें नहीं है, बस फेथ, इनर वॉइस, हमारी इच्छा है, हमारा फेथ है, विश्वास है, आत्मा कहती है ऐसा है। तो एक विश्वास, एक फेथ है, एक इनर वॉइस है जो हमें बताती है, ये इनर पीस हमारी बनाती है, इनर वॉइस इनर पीस बढ़ाती है, फेथ हमारा इनर पीस ले। आप मंदिर में जाते हो, बैठ जाते हो 2 घंटे के लिए, आपको पीस मिल जाता है, क्यों? क्योंकि वो जगह ऐसा फेथ है, आपको विश्वास है कि भगवान सुन रहा है मेरी, अब सुन रहा, और उस सुनने की वजह से हम अपना आधा टेंशन खत्म कर देते हैं, या खत्म करने से हमें रिलैक्सेशन होता है, और हम कई बीमारियों से बच जाते हैं, मरने से बच जाते, सुसाइड करने से बच जाते हैं। तो ये चीज हमारी यहाँ पर आती है, इनलाइटनमेंट। ऐसे लोग मरते हैं तो नहीं इनलाइटनमेंट, वैसे मरेगा तो इनलाइटनमेंट, मरना क्यों इनलाइटनमेंट भाई? रीजन लेकिन है कि आप क्या काम करके जा रहे हो, गुड वर्क करके जा रहे हो। लोगों के बीच में आपने इतना सीख लिया था कि मुझे किसी का एक चींटी भी नहीं मारनी है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है, आई विल डू माई राइट वर्क, एंड स्पिरिचुअल जितने भी लोग हैं, जो क्रिएचर्स हैं अर्थ पर, वो सभी मेरे लिए समान है। आपने एक ऊपर, अब जब आप मरे तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी, लोगों को बताने लगे कि ऐसा ऐसा ज्ञान है, तो वहाँ पर आपको एनलाइटनमेंट होने लगा। इनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, आपको ज्ञान मिल गया, और आप जब मरेंगे तो आपको निर्वाणा मिलेगा। इनलाइटनमेंट का मतलब आप नेचर को समझ गए हैं, अपने आप को समझ पा रहे हैं कि ये एक दिन खत्म हो सकता है, लेकिन जो मेरा कनेक्शन नेचर से है वो खत्म तो नहीं होने वाला, ना उसकी डिजायर है कुछ, ना मेरे डिजायर है कुछ। तो जब आप किसी नेचर से जुड़ते हैं, जब आप नॉलेज होती है आपको, थोड़ा सा उस फील्ड में जाते हैं, तो एक अलग से आपकी फेथ बन जाती है, उस फेथ की वजह से आप सारा डिजायरेबल चीज़ें छोड़ देते हैं, मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ना शुरू कर देते हैं, वहीं पर आपको पीस मिलता है। जब आपके पास टेंशन ही नहीं रहेगी, कुछ चीज़ खरीदनी नहीं, कुछ बेचना नहीं, कुछ कोई मर रहा है कोई जी रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको टेंशन किस चीज़ की होगी? इनर पीस मिलेगा, आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये स्पिरिचुअल वैल्यू है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ बढ़ाता है, पर्सनल ग्रोथ करता है, फुलफिलमेंट करता है आपकी चीज़ों, आपका जो मन करता है उस चीज़ों को लेकर कि नहीं यार मैं लोगों के लिए ठीक कर रहा हूँ, फुलफिलमेंट, लोगों की सेवा करके, तो वो चीज़ हो जाती है। और ये मैक्सिमम दूसरे के लिए होती है, जिसमें फुलफिलमेंट करना है, अपने लिए इसमें कुछ नहीं होता, अपना सब त्याग देते हैं। दैट इज पर्सनल वैल्यूज क्या है। अब पर्सनल वैल्यूज पे आते हैं। पर्सनल वैल्यूज आर इंडिविजुअल, जो आप डिक्टेट कर सकते हैं कि आप क्या अपना जीवन कैसे जिएंगे, आपकी वैल्यू कैसी है। ये जैसे कई बार होता है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आप घर पे ऐसे ऑफिसर हो, आपको ऑफिस में सब डरते हैं, लेकिन जैसे घर आए पत्नी ने कहा कहाँ थे अभी तक, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, आपकी सर्टिफिकेट को अभी देख लो। आप सिंपल सी बात है, आपके घर से पेरेंट्स का फोन आए, आप सीधा बोलोगे पापा मैं एक जगह दोस्तों के साथ बैठा हूँ अभी बात नहीं कर सकता, मम्मी अभी बात नहीं कर पाऊंगा बाद में बात करूंगा, ठीक है अभी मैं दोस्तों के साथ बैठा हूँ, पार्टी में आया हूँ, या नहीं भी आया तो बाद में बात करूंगा, फोन उठाओगे भी नहीं। और वहीं अगर गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए, उसकी नजर में आपकी वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। वो कहेगी नहीं, आप दोस्तों से कहोगे रुको भाई 2 मिनट बस बात करके आता हूँ, 2 से 15 मिनट हो जाएगा समझाते समझाते उसको, क्योंकि वैल्यू वहां पर अलग है। वहां पर आप अपने पेरेंट्स की अभी वैल्यू नहीं कर रहे थे, लेकिन आप आपकी नज़र में उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स से, इसलिए उसका फ़ोन आप रिसीव कर ले रहे हो, उससे बात कर पा रहे हो। तो जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं, लेकिन आप ऐसे, आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपका ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आपके बॉस, आप इतने टाइट हो कि आपके ऑफिस में सभी आपसे डरते हैं, लेकिन जब घर पे आते हो तो पत्नी कहती कि नहीं देखो यार जाके ये काम कर लो, ये बच्चे को खिला दो, थोड़ा सा रो रहा है काफ़ी देर से, अब मुझसे शांति नहीं हो रहा। आप कह रहे हो यार मुझे क्या समझ रखा है, मेरी वैल्यू है कि नहीं है? नहीं। जैसे पेरेंट्स की नज़र में आप आईएएस बन जाओ, कुछ भी आप पेरेंट्स के लिए बच्चे ही रहोगे। तो आप कभी कभी कहते हो कि मैं आईएएस, मैं ऑफिसर हूँ, मेरी सबको इज्जत करता है, आप क्या नहीं करते? वो क्यों करेगा भाई आपकी? आप उनके बच्चे हो, आपकी नज़र में उनकी नज़र में आप आईएएस ऑफिसर नहीं, उनकी नज़र में बच्चे ही हो आप। तो ये कई बार वैल्यू का फ़र्क यहाँ पर पड़ता है, ये पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं। एम्बिशंस, आपका आपका करेज,
एम्बिशन आपका होता है, यह पर्सनल वैल्यू है। एम्बिशन, करेज, हिम्मत कितनी है, इंडिपेंडेंस आपको चाहिए कि नहीं, क्यूरियोसिटी है कि नहीं जानने की किसी चीज़ की, ये सारी वैल्यूज हैं आपकी। कि कैसे कैसे आपकी प्रेफरेंसेस बदल देती हैं, आपकी गोल बदलती है, आपकी लाइफ की बिहेवियर बदलती है, आपको आपको पर्सनल वैल्यूज आपको कई सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस करता है। वहीं पर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बनाती है, कैसे आदमी हो आप। लेकिन प्रोफेशनल वैल्यूज क्या है, आपको गाइड करता है कि हाउ, प्रोफेशनल वैल्यू ये पर्सनल हो गया। अगर प्रोफेशनल वैल्यूज की बात करें तो ये आपको गाइड करता है बिहेवियर इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में हम कैसा बिहेव करें, कैसा बिहेवियर हम करें वर्क प्लेस में, कैसा हमारा बिहेव, तो ये प्रोफेशनल वैल्यूज गाइड बिहेवियर इन द वर्क प्लेस एंड कंट्रीब्यूट टू द कैरियर सक्सेस। सो दिस इज द प्रोफेशनल वैल्यूज। एंड प्रोफेशनल वैल्यूज ऑल्सो दे इंक्लूड डेडिकेशन, आपकी डेडिकेशन देखता है अपने काम के लिए कितना डेडिकेशन है आपका। प्रोफेशनल वैल्यूज डेडिकेशन इंक्लूड डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट, फॉस्टरिंग प्रोफेशनल ग्रोथ, अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। अपना गोल यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आपका अपना गोल था आईएएस बनना, ये आपका गोल पूरा हो गया। एम्बिशन गोल जो था आपका ये था। यहाँ पर आपका गोल है कि लोगों के लिए क्या काम, ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना अच्छा काम करो, अचीव कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन गोल होगा। किसी कंपनी में काम करोगे तो उसके लिए कितना अच्छा काम करो, फिर वो आपको रिवॉर्ड देगी पर्सनल लेवल पे। तो ये हमारी होती है पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज। समझ आई चीज़ें। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हमें इस तरीके से इन सभी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब बाकी का जो हमारा है कल का चैप्टर रहेगा पर्सनल वैल्यूज वर्सेस सोशल वैल्यूज, सॉरी सोशल वैल्यूज, इसमें पढ़ेंगे हम। अब कुछ बहुत सारी वैल्यूज हैं जो हम लीडर्स से या रिफॉर्मर्स से पढ़ेंगे, क्या किसकी वैल्यू, तो रिफॉर्मर्स क्या कहते हैं, लीडर्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, इन सभी से मिलकर हम इस पे ये काम करेंगे, इस पे बारे में हम वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे।